सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग कुमरार टीवी देख रहे हैं और आज हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है कि रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है वो किस ख़तरनाक हद तक पहुंच गई है। और आजकल रिसेंटली रशिया ने जो उनके बड़े बड़े चार यूक्रेन के कुछ चार बड़े बड़े इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद उनकी 15% टेरिटरी यानी कि 15% तक वहाँ का रकबा रशिया के मुल्क में चला गया। ऑलरेडी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, जिसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख के लगभग है। और ये अब 15% टेरिटरी यूक्रेन के मज़ीद उनके हिस्से में चला गया है। और इस पर कब्ज़ा करने के बाद बाकायदा तौर पर प्यूटन ने, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बॉर्डर तक एक्सटेंड किए हैं। और ये उस वक्त की अपडेट्स है। दूसरी तरफ जो बाइडन अमेरिकन सदर हैं, उन्होंने इस चीज़ को कि जी रशियन प्रेसिडेंट जो बाइडन प्यूटन ने कि उन्होंने वहाँ रेफरेंडम के बाद वहाँ के लोगों से राय लेने के बाद ये अमल किया है कि जी ये लोग रशिया के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि यूक्रेन के साथ नहीं। तो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक धोखा, इस रेफरेंडम को, इस राय को झूठ करार देते हुए कहा कि जी ये वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आप लोग जानते हैं कि जी ऑलरेडी यूक्रेन के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है, पूरा मगरिब खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है, लेकिन स्टिल वो रशिया का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और रशियन जो प्यूटिन एक बहुत बड़ा ख़तरनाक डिक्टेटर आप कह सकते हैं कि जी वो इस अमल को लिए हुए हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को इस चीज़ के ऊपर ये मैं क्यों क्यों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो ये हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले में आते हैं। और उसके बाद वो आपके दोस्त भी हैं, आपके सपोर्टर भी हैं, आपकी जो भी हैं। लेकिन अगर वो उनके नेशनल इंटरेस्ट आपके साथ नहीं जुड़े हैं तो वो आपका कुछ भी नहीं ख्याल रख सकते हैं, और ना उनका उनका इरादा होता है कि वो आपका ख्याल रखें। तो मैं आप लोग को रशिया और यूक्रेन वार की जो ज़रा हिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ कि 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, और 1991 में के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। और 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुए तो उनको फिर यह हक़ हासिल था कि वो आज़ादाना सियासी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, उसको उनको आज़ादी हासिल थी। इसी तरह वो चाहे किसी भी ट्रेटी का हिस्सा बने, किसी भी यूनियन का हिस्सा बने, तो वो बन सकते हैं। और ये उनको बाद में ये आज़ादी दी गई थी। जिस तरह के आप लोग अगर आप सोचें तो 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई तो 1994 में, यानी कि 3 साल बाद, यूक्रेन के हिस्से में जो न्यूक्लियर हथियार चले गए थे, जो एटमी हथियार चले गए थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन पर साइन करने के बाद वो एक मुआहिदा था कि जो भी ममालिक चाहें वो न्यूक्लियर हथियार को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो ख़त्म करने के बाद, न्यूक्लियर हथियार ख़त्म करने के बाद, बदले में अमेरिका, बरतानिया, रशिया, उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें थी, उन्होंने उनकी सिक्योरिटीज़, उनके जो उनको अपने मुल्क सिक्योर करना था, वो सारी चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारी ली थी कि जी आप लोगों को कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचेगा कमिंग फ्यूचर में। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इक़दाम लिया था। जिस तरह कि आप लोग इमेजिन करें कि किसी मुल्क का एटमी हथियार हो और वो उसको ख़त्म करने जा रहा है। तो क्योंकि दुनिया का अमन इस चीज़ में है कि पूरी दुनिया में एटॉमिक बम, न्यूक्लियर नूब्स, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तब दुनिया एक पुरअमन और एक महफूज मुल्क, एक महफूज प्लेनेट सियारा बन सकता है। तो ये होने के बाद आप लोग इमेजिन करें, और जिस तरह की मैंने पहले भी बात की कि जी आप लोगों के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो 2008 में जब वो यूक्रेन को लगा कि जी वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं और नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ये आज़ादी हासिल थी कि वो किसी भी यूनियन का हिस्सा बने तो वो बन सकते थे। लेकिन ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आए, प्यूटिन को ये बात नहीं पसंद आई, और उन्होंने कहा कि इस चीज़ का बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने इस चीज़ को, उसकी तरदीद की और उसकी मजम्मत की कि जी हम किसी भी हालत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। नेटो एक बहुत सारे ममालिक का इत्तेहाद है, और स्पेशली यूरोपीय ममालिक का।
تو انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، کیونکہ رشیا سمجھ رہا تھا کہ جی اگر نیٹو میں یہ شامل یوکرین شامل ہو گئی تو ان کے ساتھ ان کے بارڈر ہیں، تو کمنگ فیوچر میں نیٹو کا ان کے بارڈر تک پہنچنے سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا ان کے کیا ارادے ہیں آگے فیوچر میں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا. اور پھر جب یوکرین نے اس بار پر بہت زیادہ وہ جم گئے کہ جی نہیں ہمیں ہر حالت میں نیٹو میں شامل ہونا، تو پھر یہ ڈیسیجنز آ گئے رشین کی طرف سے، رشین پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ جی اگر اب آپ لوگ رشیا میں نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. اور وہ چیزیں چل رہے ہیں 2014 سے، جو 14 سے ان کے حالات اب تک ٹھیک نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو وجہ ہے رشیا اور یوکرین وار کا، وہ یہ ہے کہ یوکرین میں جو مشرقی حصہ ہے یوکرین کا، وہاں ریشین لینگویج کے لوگ آباد ہیں، جو جن کی جو زبان ہے وہ ریشین ہے. وہ اور جو پاسٹ میں اگر میں آپ لوگوں کو کہوں، یانوکووچ وہ ریشین زبان بولنے والا پریزیڈنٹ، جو مشرقی آبادی کا بہت بڑا حصہ وہ پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے ایز اے پریزیڈنسی میں پھر یہ اس بات کی، وہ اچانک ایک دن انہیں جب ان کے پارلیمنٹ میں، یوکرین پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا کہ جی ہم اب میجارٹی سے، پارلیمنٹ کی میجارٹی رائے سے اب ہم نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو اچانک انہوں نے، اس پریزیڈنٹ نے اس چیز کی مخالفت کی. اور مخالفت کرنے کے بعد اس کے خلاف احتجاجی شروع ہوئی، نہ کہ یورپین یونین میں بلکہ یوکرین میں بھی ان کے خلاف احتجاج شروع ہوئے. تو احتجاج کے بعد ان پہ جب پریشر بڑھا ان اس حد تک پریشرائز، اس پر پریشر بڑھ گئے کہ جی انہوں نے 2014 میں وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے اور ریشیا چلے گئے. تو ریشیا جانے کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف یوکرین، میں یوکرین کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں، اور میں جو بھی ریشین لینگویج اسپیکر ہیں وہ اس سارے ٹیریٹری کو، ساری ایریا کو ریشیا میں ضم کرنے یا ریشیا کا حصہ بننے کی میں حمایت کرتا ہوں. اور یہ بات سن کر، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک لیڈر فالوور کے اوپینین لیڈر ہوتے ہیں، تو یہ سن کر ان کو جو جتنے بھی ان کے سپورٹر تھے ان کو لگا کہ جی ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا لیڈر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی ایسا کرنا. تو وہاں پھر وہ لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ریشیا کا حصہ بننا. اور یہ چیزیں پھر اس حد تک چلی گئی کہ ریشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے آرمی تب ڈپلوائے کی وہاں یوکرین میں، اور مسلسل اب ان کے وہاں کے ایریاز پر قبضہ ہوتے جا رہے ہیں، اور چیزیں اس حد تک چل گئی ہیں جو آج کل آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ کچھ چیزیں یوکرین اور کیا کہتے ہیں رشیا کے بیچ میں جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی. اور ہوپ آپ لوگ سمجھ میں آ گئی کہ تھوڑی زیادہ کہ یوکرین اور ریشین وار کا کیا چل رہا ہے.